ऋषभ जल्दी से तारा के पीछे भागा। वह कैंट से बाहर निकल चुकी थी। ऋषभ ने उसे आवाज़ दी, तारा रुको तो। तारा ने उसे अनसुना कर दिया और चलती रही। ऋषभ आकर जल्दी से उसके सामने खड़ा हो गया। कब से आवाज़ दे रहा हूँ, लेकिन तुम हो कि सुनती ही नहीं। तारा, हाँ नहीं सुनना मुझे कुछ। ऋषभ, पर क्यों? तारा, ज़्यादा हक जताने की कोशिश नहीं करना, वरना यहीं सबके सामने मारूंगी। अभी सिर्फ हाँ कहा है मैंने, शादी नहीं हुई है हमारी। मेरी मर्जी है, मैं तुमसे बात करूं या ना करूं। ऋषभ यह सुनकर हंस पड़ा। हक तो मेरा पहले से ही है तुम पर। तारा गुस्से से उसे देखने लगी। ऋषभ, अरे दोस्ती के हक की कह रहा हूँ, बाकी और कोई हक नहीं जता रहा मेरी झांसी की रानी। बस 2 मिनट दो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तारा, प्लीज़ कुछ वक्त के लिए मुझे अकेला छोड़ दो, कहते हुए वह वहाँ से चली गई। ऋषभ खामोश सा तारा को जाता देखता रहा। वह वापस लौट कर आया तो देव उससे उसकी कुंडली मांग कर ले गया। थोड़ी देर बाद तारा होटल में पहुंच अपने कमरे में आई और मौली को फ़ोन किया। मौली को अंदर ही अंदर डर था कि कहीं तारा उससे लड़े ना, पर दूसरी तरफ से तारा की बोझिल आवाज़ को सुना तो और भी ज़्यादा परेशान हो गई। क्या हुआ तारा, तू इतनी उदास क्यों है? तारा, मैं इस देव को कभी माफ़ नहीं करूँगी। तेरी एक गलती की सज़ा मुझे बहुत भारी पड़ रही है मौली। तारा ने उसे सब कुछ बताया कि कैसे अब ऋषभ से उसकी शादी होगी। मौली चुपचाप उसकी बातें सुनती रही। तारा, सच कहूँ तो मुझे ऋषभ पर भी भरोसा करने से डर लग रहा है। अभी तो वादा कर रहा है, लेकिन बाद में मुकर गया तो? क्या जरूरत थी तुझे देव से ये सब कहने की? मौली मायूसी से बोली, सॉरी, मुझे सच में कोई आइडिया नहीं था कि इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। अगर पता होता तो। तारा ने उसकी बात सुने बिना ही नाराज़गी में फ़ोन काट दिया। आज उसे कोई भी अपना नज़र नहीं आ रहा था जिससे वह अपने दिल की बात कह सके। उधर माँ पहले से ही परेशान है, इधर मंजीत के साथ साथ अब तो ऋषभ भी देव की शादी की बातों में शामिल हो गया। शायद अब उसके पास शादी करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा है। तारा अभी यह सब सोच ही रही थी कि उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। तारा सोच में पड़ गई कि अब कौन हो सकता है। थोड़ी देर पहले ही तो उन तीनों से मिलकर आई है। उसने उठकर दरवाज़ा खोला तो सामने मंजीत था। तारा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अब कौन सी मनहूस खबर सुनाना चाहते हो? मंजीत यह सुन हंस पड़ा। लो जी, खुशियों के मौके पर भला मैं क्यों मनहूस खबर सुनाऊंगा? तारा वापस बिस्तर पर आकर बैठ गई। खुशियाँ होंगी तुम्हारे लिए, मेरे लिए तो मनहूस ही है। मंजीत अब शांत हो उसके पास आकर बैठ गया। तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? सब सही हो जाएगा। तारा, क्या सही हो जाएगा? तुम मुझे अपना ज्ञान मत बांटो, इतना ही है ना तो अपने दोस्तों को जाकर समझाओ। मंजीत, देखो तारा, यह बात तुम्हें भी पता है कि वह दोनों कैसे हैं। उनसे बात करना बिल्कुल वैसा ही है जैसे खुद आग में कूद जाना। वो दोनों ही जिद्दी हैं और अपने आगे किसी की नहीं सुनेंगे। तारा, पर मैं तो बीच में पिस रही हूँ ना, मुझे क्यों घसीटा जा रहा है? मंजीत, तुम्हें घसीटा नहीं जा रहा, बल्कि तुम्हारे लिए ही यह सब किया जा रहा है। अच्छा तुम पहले मेरी बात तो सुनो। तारा, हाँ तुम भी बोल दो जो बोलना है। मंजीत हंस पड़ा। अगर ऐसे बोलोगी तो मैं कैसे कह पाऊंगा? मुझे तो तुमसे वैसे ही डर लगता है। तारा ने गुस्से से मंजीत की तरफ देखा तो वह जल्दी से उठकर दूर जा खड़ा हुआ। तारा यह देख हंस पड़ी। अच्छा ठीक है, नहीं करूंगी गुस्सा, कहो क्या कहना है। मंजीत मुस्कुराता हुआ फिर से तारा के पास आ बैठा और बड़े प्यार से उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर बोला, देखो तारा, यह मामला थोड़ा ज़्यादा ही संजीदा हो गया है। तारा, कहना क्या चाहते हो? मंजीत, देखो, जो देव है किसी भी कीमत पर तुम्हारी शादी कराकर ही दम लेगा, क्योंकि उसके सिर पर फितूर सवार है, वरना माँ से दूर चला जाएगा। वह तो पीछे हटेगा नहीं। दूसरी तरफ ऋषभ तुम्हें किसी भी कीमत पर खुश देखना चाहता है, और इस बात का अंदाजा तुम इसी बात से लगा लो कि वह तुमसे शादी करने तक को तैयार है, जबकि इस मामले में तो उसने अपने बाबा तक की नहीं सुनी थी। देव और ऋषभ के बीच जो हुआ था वह तुम्हें पता चल ही चुका है कि अगर तुम अपनी मर्जी से शादी करने को तैयार हो तो ही वह शादी करेगा, वरना नहीं। तारा, जानती हूँ आपसे अनुरोध मंजीत, तो बस अब प्लीज तुम पीछे मत जाना, क्योंकि अगर तुमने शादी करने से मना किया तो ऋषभ खुद ही पीछे हट जाएगा, लेकिन फिर चुप नहीं बैठेगा। वह जरूर कुछ ना कुछ ऐसा करेगा कि तुम्हारी शादी ना हो। जहाँ तक मैं जानता हूँ वह ऐसा कर भी देगा, लेकिन अगर तुम्हारी शादी नहीं हुई तो देव भड़क उठेगा और इसका नतीजा सिर्फ एक होगा, दोनों की दोस्ती में दरार, क्योंकि झुकने वाला तो कोई है नहीं। अब सब कुछ तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें क्या करना है। तारा, इसका मतलब तुम मेरी बलि चढ़ाकर ही रहोगे?
मंजीत, यही सोच लो। लेकिन तुम्हारे लिए भी एक अच्छी बात यह है कि ऋषभ ने तुमसे जो 3 वादे किए हैं वो तुम्हारे फेवर में हैं। तारा, मुझे नहीं लगता कि मुझे ऋषभ पर भरोसा करना चाहिए इस मामले में। मंजीत एक पल को हैरान सा तारा को देखता रहा। तारा, क्या हुआ? मंजीत, यह बात मेरे सामने तो तुमने कह दी है, पर ऋषभ के सामने मत कहना, क्योंकि उसे बहुत तकलीफ होगी। तुम्हारे लिए ही तो वह इतना सब कुछ कर रहा है, देव के सामने आ खड़ा हुआ है। और रही बात उसके वायदों की, तो इस बात की गारंटी मैं तुम्हें देता हूँ कि वो अपने वादे जरूर निभाएगा। देव की शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, घर में खुशी का माहौल है, संभालो खुद को। तारा रुआसी हो बोली, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम लोग कबीर को भूल गए हो, उसे भुला दिया है और अब मुझे भी उससे दूर कर रहे हो। मंजीत उसकी बात सुनकर चुप हो गया। उसकी आंखें एकदम से नम हो गईं। वह अब उठ खड़ा हुआ। कबीर को भला कौन भूल सकता है? सच कहूँ तो तुम्हें किसी और के हवाले करना देव के लिए भी बहुत मुश्किल है, लेकिन वह बस वही कर रहा है जो शायद अगर इस वक्त कबीर होता तो करता। मान लो अगर कबीर की जगह देव शहीद हुआ होता और मौली तुम्हारी जगह होती, तो क्या तुम कबीर के मौली की शादी के फैसले को गलत बताती? तारा एक पल को खामोश हो गई। शायद पुराने रिश्तों के एहसास कम हो रहे हैं। देव भी स्वार्थी हो चला है, उसे बस अपना शक मिटाना है, जिसकी कीमत मुझे अदा करनी होगी। मैं भी चली जाऊंगी दूर, फिर रह लेना तुम दोनों दोस्त खुश। मंजीत की नज़र सामने दरवाजे पर खड़े देव पर गई। तू कब आया? तारा ने अब देव की तरफ देखा तो उसकी आंखों में आंसू थे, बस कुछ देर पहले। पर लगता है गलत जगह आ गया। मैं तो अपनी दोस्त के पास आया था कि कुछ देर उसके पास बैठ सुकून से बातें कर सकूंगा, क्योंकि कुछ दिनों बाद हमारी जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी। लेकिन यह शायद मुझे अपना दोस्त मानती ही नहीं। चलता हूँ, कहते हुए वापस लौट गया। मंजीत ने तारा को देखा। तुम परेशान मत हो, मैं समझाता हूँ देव को। वह अब देव के पीछे गया। तारा दुखी हो वापस अपनी जगह पर बैठ गई। कुछ समझ नहीं आ रहा कि यह सब क्या हो रहा है। देव अब वहाँ से बाहर निकला कि उसके पीछे मंजीत आया। यार तुझे तो पता है ना कि वह गुस्से में ऐसा बोल जाती है। तू जानता है ना उसे, फिर क्यों? देव, जानता हूँ सब और समझता भी हूँ, पर मुझे अभी किसी से बात नहीं करनी। मैं कैंट जा रहा हूँ, तू थोड़ी देर उसके पास बैठ, फिर आ जाना, उसे अच्छा लगेगा। कहते हुए देव वहाँ से चला गया। कुछ देर बाद कैंट वापस आया और कॉरिडोर में पहुँचा। उसके दिमाग में तारा की कई बातें घूम रही थी। वह परेशान सा बढ़ता चला जा रहा था कि अचानक से लड़खड़ा गया। तभी किसी ने आकर उसे संभाल लिया। देव ने नजरें उठाकर देखा तो ऋषभ परेशान सा उसे देख रहा था। देव, थैंक्स यार, तूने संभाल लिया। ऋषभ, वो तो मैं हमेशा संभाल लूंगा, लेकिन बात क्या है? ध्यान कहाँ है तेरा? देव ने ऋषभ की तरफ एक पल को देखा, फिर उदास सा अपने कमरे में आकर बैठ गया। ऋषभ उसके पीछे आया। क्या हुआ? कहाँ से आ रहा है तू? उसने देखा कि देव की आंखों से आंसू बहने लगे थे। तारा के पास गया था, उसके पास थोड़ी देर बैठने की परेशान होगी। मैं जानता हूँ कि वह किस दौर से गुजर रही है, लेकिन वह तो कहती है कि मैं स्वार्थी हूँ। मैं जानता हूँ कि वो नाराज है मुझसे। अरे मेरा बस चले तो उसे हमेशा अपने साथ रखूँ। मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त है वो, मुझे बुरे वक्त में हिम्मत दी है, लेकिन मैं अपने लिए उसकी ज़िंदगी बर्बाद तो नहीं कर सकता ना। कह रही थी कि मैं कबीर को भूल गया। ऐसा कभी हो सकता है क्या भला? मैंने, मंजीत और तारा ने ज़िंदगी का सबसे बुरा दौर एक साथ जिया है, लेकिन वह फिर भी ऐसे कैसे? कबीर मौली से दूर होने के बाद मैं बुरी तरह टूट गया था। तब इस लड़की ने मुझे संभाला, तो मैं क्यों ना सोचूं इसके बारे में। ऋषभ, देख, तू सब जानता है, तो यह भी जानता है कि उसके गुस्से की वजह क्या है, तो उसकी बात को दिल से नहीं लगा। अब कहने को तो वह भी कह सकती है कि इतना सब कुछ एक साथ देखने के बाद उसने कभी नहीं सोचा था कि तो उसे मजबूर करेगा शादी के लिए। उसके लिए भी तो हैरान करने वाला है ना यह सब। देव चुप हो ऋषभ को देखने लगा। वह अब चलने को हुआ। ऋषभ, अब कहाँ जा रहा है? देव, नहीं, वो काम था कुछ, आता हूँ। ऋषभ उसे जाते देख गहरी सोच में डूब गया। लगभग घंटे भर बाद ऋषभ तारा के पास आया और उसे कमरे का दरवाज़ा खोलने के लिए कहा। तारा, मुझे तुमसे बात नहीं करनी, जाओ तुम वापस। ऋषभ हंस पड़ा। अरे अभी लड़ लोगी तो शादी के बाद कैसे लड़ोगी? तारा रोने लगी। तुम झूठे हो, कल झूठी उम्मीद दिखाई तुमने। ऋषभ, नहीं तारा, मैंने तुम्हें कोई झूठी उम्मीद नहीं दिखाई थी। तारा, तो क्या था यह सब? अब मुझे तुमसे शादी करनी पड़ेगी? कहीं ऐसा तो नहीं कि कल तुम मुझे बेवकूफ़ बना रहे थे? ऋषभ, पहले दरवाज़ा खोलो, मुझे कुछ कहने का मौका तो दो, सिर्फ 5 मिनट, तुम्हें हमारी दोस्ती की कसम है।
तारा ने अब दरवाज़ा खोला। जो कहना है जल्दी कहो। ऋषभ, पहले अपना रोना तो बंद करो। उसने अपना रुमाल निकाल तारा की तरफ बढ़ा दिया। तारा ने अपने आंसू पोंछे। अब बोलो। ऋषभ ने तारा को अंदर लाकर बैठाया और खुद उसके सामने बैठ गया। दरअसल तुम जो यह सब देख रही हो वह मेरे प्लान का ही हिस्सा है। तारा यह सुन हैरान सी ऋषभ को देखने लगी। मैं कुछ समझी नहीं। ऋषभ ने बताना शुरू किया। दरअसल देव पीछे हटने को तैयार नहीं था। मान भी लो कि मैं कुछ काम कर इस बार तुम्हारी शादी रोक देता, लेकिन क्या गारंटी है कि अगली बार देव के दिमाग में फिर से माँ के प्यार पर शक नहीं होगा और तुम्हारी शादी का जिक्र नहीं करेगा। इसलिए मैंने एक बार में ही सारा झंझट खत्म करने का प्लान बनाया। वहाँ वह देव सोच रहा था कि उसने मुझे अपने जाल में फंसाया, लेकिन सच तो यह है कि उसने वही किया जो मैं चाहता था। सॉरी, पर मैंने देव से कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तारा यह सुनकर दंग रह गई। ऋषभ, सुनो तो, कुछ दिन पहले देव ने मुझसे कहा था कि मैं तुमसे शादी कर लूं, पर मैंने मना कर दिया था। अब अगर मैं सीधा उससे कहता कि मुझे तुमसे शादी करनी है तो उसे मेरे ऊपर शक हो जाता। इसलिए मैंने उससे कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, पर तुम्हारी मर्जी के खिलाफ शादी नहीं करना चाहता। मैं जानता था कि देव यकीन नहीं करेगा मेरी बात पर और शादी के लिए कहेगा। यहाँ देव ने वैसा ही किया। मुझे फोर्स किया कि अगर तुमसे प्यार करता हूँ तो तुमसे शादी करूँ, तो मैं मनाऊँ शादी के लिए, या फिर वह किसी और से तुम्हारी शादी कर देगा। मैंने तुम्हें शादी के लिए मना लिया है। यह देख वह पूरी तरह निश्चिंत है कि हम दोनों की शादी करा देगा। मेरा जो प्लान था शादी रोकने का, वह उसके सामने गलत साबित हो गया, लेकिन वह यह नहीं जानता कि मेरा असली प्लान तो शादी के बाद का है। तारा, तुम ये क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। शादी के बाद का क्या प्लान है? यह ऑडियो केवल उनके देखो, ऑफिशियल चैनल सबसे पहले हमारी कुंडली मिलाई जाएंगी, तो मैंने पहले ही एक नकली कुंडली बनवा ली है, जिसके हिसाब से अगले महीने से पहले मेरी शादी हो ही नहीं सकती। तो तुम तब तक तो बिल्कुल फ्री हो। उसके बाद होगी हमारी शादी। शादी के कुछ ही दिन बाद तुम्हारे और मेरे बीच झगड़े शुरू हो जाएंगे। हमारी आपस में जमेगी नहीं, और जब झगड़ा हद से ज्यादा बढ़ जाएगा तो फिर होगा हमारा तलाक। तारा खामोशी से ऋषभ को सुन रही थी। ऋषभ, तलाक के बाद तुम आजाद, वो भी हमेशा के लिए। देव दोबारा ना तो माँ के प्यार पर शक करेगा और ना ही तुमसे शादी की बात करेगा, क्योंकि माँ के प्यार पर शक मिटाने के लिए तो तुम्हारी शादी हो ही रही है। और दूसरा, तलाक के बाद तुम उस गधे से कह तो सकती हो कि तुमने उसके कहने पर शादी की थी, लेकिन हुआ क्या? कुछ नहीं, उल्टा और जख्म ही मिल गए। फिर देव की हिम्मत नहीं होगी तुमसे इस बारे में बात करने की, समझी? अगर मैं देव से जाकर सीधा कहता कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तो शायद वह हमारी शादी के बाद की झगड़ों की सच्चाई जान जाता। इसलिए यह सब करना पड़ा। कैंट मैं कमरे में इसलिए नहीं कहा क्योंकि वो दोनों गधे बाहर ही थे। तारा, अच्छा, लेकिन तुमने कुंडली में बस 1 महीना लेट क्यों किया? 1-2 साल का भी तो कर सकते थे ना? ऋषभ, नहीं तारा, मामला जितनी जल्दी खत्म हो जाए उतना अच्छा है। तारा अब हंसते हुए बोली, तुमने तो कमाल कर दिया। एक ही बार में सारा झंझट खत्म हो जाएगा। क्या प्लानिंग की है तुमने? मान गए तुम्हें। कहते हुए तारा खुशी से उछलने लगी। ऋषभ उसे ऐसे देख मुस्कुरा दिया। तारा अब एकदम से चुप हो गई। ऋषभ, क्या हुआ? तारा, वो शादी के बाद। ऋषभ अब हंस पड़ा। टेंशन मत लो, कमरे के अंदर जो 3 बातें मैंने कही थी वह सब सही थी। शादी के बाद भी तुम माँ के पास रहोगी और हम सिर्फ दोस्त रहेंगे। तुम सिर्फ कबीर की हो। खुश? तारा, बहुत खुश। तारा अब शांत सा खड़ा हो गया। तारा, क्या हुआ? देव के बारे में सोच रहे हो? क्या देव के साथ यह करना सही होगा? मुझे उसके लिए बुरा लग रहा है। ऋषभ, जानता हूँ, पर ऐसा करने के लिए देव ने खुद मुझे मजबूर किया है। मैंने उसकी गलती को सुधारने के लिए यह गलती करने का सोचा है। लेकिन तारा, लेकिन क्या? ऋषभ, देव की गलती तो मैं सुधार दूंगा, पर तुम्हारी गलती का क्या? तारा ने देखा कि ऋषभ के चेहरे पर परेशानी थी। मैंने क्या किया? ऋषभ, तुम्हें देव के बारे में ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। तुम जानती भी हो कि उसे कितना बुरा लगा है। तारा उदास हो गई। जानती हूँ कि मैं ज़्यादा बोल गई, लेकिन सच कहूँ तो इस वक्त मैं बहुत परेशान हूँ। पिछले कुछ सालों से ज़िंदगी ठहर सी गई थी और अब एकदम से इतने उतार चढ़ाव हैं कि मैं कुछ समझ नहीं पा रही। ऋषभ, देखो तारा, ना तुम गलत हो ना देव। ऋषभ ने उसे सारी बातें बताईं जो देव ने कुछ देर पहले उससे कही थी। तारा, सॉरी, मैं उसे चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी।
ऋषभ, एक बात और, मेरा दोस्त स्वार्थी नहीं है और ना ही कबीर को भूला है। तुम लोगों ने एक साथ बहुत कुछ देखा है तो एक दूसरे को अच्छे से समझते हो। दोस्तों के बीच मतभेद हो तो चलता है, लेकिन कभी मनभेद नहीं होना चाहिए, वरना दोस्ती खत्म होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता। तुम समझ रही हो ना कि मैं क्या कहना चाहता हूँ? तारा ने हाँ में सिर हिला दिया। देव रात को कमरे में आया तो देखा कि सामने तारा बैठी थी, जो उसे देख मुस्कुरा उठी। देव चौंका। तुम इस वक्त यहाँ? तारा खड़ी होकर उसके पास आई। क्यों, तुमसे मिलने के लिए टाइम देखना पड़ेगा क्या? देव नाराज सा एक उठ जाकर खड़ा हो गया। नहीं, लेकिन मैं थक गया हूँ, अब सोऊंगा। तारा उसके सामने आ खड़ी हुई। आई एम सॉरी, तुम जानते हो ना मुझे कि मैं गुस्से में कुछ भी बोल देती हूँ। मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ कि तुम स्वार्थी नहीं हो, तुम तो मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। पर मैं क्या करूँ, तुम्हारी इस शादी वाली हरकत से मुझे बहुत टेंशन हो रही है कि पता नहीं हम लोगों का क्या होगा। मैं तुम लोगों से दूर नहीं जाना चाहती। तुम अपनी जगह गलत नहीं हो, लेकिन मैं भी तो नहीं हूँ। एक बार खुद को मेरी जगह रखकर सोचो, तब पता चलेगी मेरी हालत। देव ने तारा का उतरा चेहरा देखा तो अपनी नाराजगी भूल गया। तुम क्यों घबराती हो? हम हमेशा साथ रहेंगे। मैं सिर्फ तुम्हारी शादी करा रहा हूँ, हम लोगों के बीच कुछ नहीं बदलेगा। ऋषभ भी तो हमारा ही दोस्त है, और सबसे बड़ी बात कि वह समझता है तुम्हें और तुम्हारे प्यार को भी। तारा, लेकिन वो खड़ूस है, कभी कभी एकदम से गुस्सा करता है, और इतना कि मुझे डर लगने लगता है। देव, तुम कब से उससे डरने लगी? फिर भी अगर कभी ऐसा गुस्सा करे तो मुझे बताना, बहुत मारूंगा उसे। मैं जानता हूँ कि तुम खुश नहीं हो, पर धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। अगर तुम्हारी शादी किसी और से हो रही होती तो मेरे लिए बहुत मुश्किल होता, पर ऋषभ के साथ मैं निश्चिंत हूँ। इसीलिए तो आया था तुम्हारे पास थोड़ी देर बैठने के लिए, क्योंकि समझ सकता हूँ तुम पर क्या गुजर रही है। तुम देख लेना, ऋषभ तुम्हें निराश नहीं करेगा। मैं बस तुम्हारी ज़िंदगी में खुशियाँ चाहता था, जो बहुत जल्दी आने वाली हैं। तारा, तुम्हें क्या लगता है कि इस ऋषभ के साथ मैं अपने कबीर को भूल जाऊंगी? कभी नहीं। देव हंसने लगा और तारा को अपने गले से लगा लिया। नहीं मेरी शेरनी, उल्टा मुझे तो ये डर लगता है कि कहीं वह खुद को ना भूल जाए कि वो ऋषभ है। दोनों अब हंस पड़े, उनकी आंखों में आंसू थे। देव, सॉरी यार, पर यह करना जरूरी है तुम्हारे लिए। कमरे के बाहर खड़ा ऋषभ उन दोनों को ऐसे एक साथ देख मुस्कुरा उठा कि तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। ऋषभ ने पीछे मुड़कर देखा तो मंजीत गंभीर सा उसे ही देख रहा था। ऋषभ, क्या हुआ? ऐसे चेहरा क्यों उतरा हुआ है तेरा? मंजीत अब ऋषभ को हाथ पकड़कर खींचता हुआ बिल्डिंग से बाहर ले आया। ऋषभ, अरे बता ना क्या हुआ? मंजीत, सच बता, तू कर क्या रहा है? कभी लगता है कि तू देव के साथ है और तारा के साथ खेल रहा है, तो कभी लगता है कि तू तारा के साथ है और देव के साथ खेल रहा है। तू है किसकी तरफ? क्या चल रहा है तेरे दिमाग में? ऋषभ अब खामोश सा मंजीत को देख रहा था।